सर 2014 में जब आप तत्कालीन सांसद थे, आपके तत्कालीन सांसद रहने के बावजूद भी बसपा ने आपका टिकट काट के श्री रविशंकर सिंह पप्पू को दे दिया। क्या था इसका मूल वजह? अखिलेश जी तो सर्वमान्य नेता, लोक दल के बाद फिर जनता दल बना। जनता दल में हम 91, 93, 96, 2004 चुनाव एमएलए रुद्रपुर विधानसभा से कि मैंने बसपा नहीं छोड़ी। 2014 में मैं लखनऊ में था, तब तक देवरिया के एक अखबार के साथी हैं पवन कुमार पांडे ने फ़ोन करके बताया कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया। और संपर्क होने के बाद फिर मैं उसी विचारधारा में रमता गया और उसका परिणाम हुआ कि हम लोक दल का गठन हुआ। लोक दल में हम सक्रिय राजनीति में थे। फिर युवा लोक दल में हम जिले के उपाध्यक्ष। हमारे एजेंडे में सर्वोपर युवा शक्ति होगी और जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, एक कलम से पहली कैबिनेट में ये तुगल की फरमान वापस होंगे। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। जनप्रतिनिधि संवाद के क्रम में आज के हमारे खास मेहमान एक ऐसे व्यक्ति उपस्थित हैं जिन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत किया। जब ये राजनीतिक जीवन में आए तो इनका कोई भी परिवार राजनीति से जुड़ा नहीं था। बिना किसी पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड के ये सलेमपुर के लोकसभा सांसद बनते हैं। और ऐसे श्री रमाशंकर राजभर जी, जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और सलेमपुर लोकसभा के माननीय सांसद भी हैं। ऐसे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आज खास बातचीत करेंगे, उससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे, हालांकि आपके नाम में विद्यार्थी शब्द भी लगा हुआ है, तो विद्यार्थी शब्द लगने के पीछे का क्या इतिहास रहा है? मेरी राजनीति, जैसा आपने कहा है कि छात्र जीवन से शुरू हुआ जी, और स्वाभाविक तौर पर हम लोगों के एजुकेशन के समय जी, सामाजिक अन्याय बहुत होते थे। जी, गरीब बच्चों की विद्यालयों तक में उपेक्षा होती थी। जी, और तब नौजवान छात्र राजनीति में अगर 10 पैसा फीस भी बढ़ जाता था तो आंदोलन करने लगता था। विद्यालयों में भाईचारा था। छात्र और अध्यापक एक दूसरे के हितों पर चर्चा करते थे। जी, और जहाँ भी इसमें दुराव होता था तो छात्र एकजुट होकर के प्रबंध तंत्रों का भी विरोध करते थे। जी, कैसे बेहतर शिक्षा हो। क्लास में अगर अध्यापक नहीं आते थे तो भी हम लोग आंदोलन करते थे। जी, तो छात्र जीवन से ही मैं चूँकि राजनीति में था और मेरे ही जीवन में जब मैं संत विनोबा डिग्री कॉलेज से स्नातक की उपाधि ले रहा था तो उसी समय तब कुशीनगर जनपद बना नहीं था, देवरिया जनपद में था। और फाजिल नगर नाव के गुरवलिया की एक महिला जिलाधिकारी देवरिया के बंगले पर आमरण अनशन कर रही थी। तो मैं विद्यालय से आया तो उत्सुकतावश जानना चाहा कि ये महिला क्यों यहाँ 2 दिन से बैठी है। तो मैं अपने छात्र साथियों से कहा और उसके आंदोलन में हम लोग शामिल हो गए। उस समय डीएम कुंवर फतेह बहादुर हुआ करते थे। जी, तो कुंवर फतेह बहादुर जी ने कहा कि वो विद्यार्थी नेता जो है उसको किसी तरह से बात करो उससे और बात करके इसके आंदोलन को तोड़वाओ। तो कुंवर फतेह बहादुर जी तत्कालीन डीएम मुझको बुलवाए और उन्होंने ही विद्यार्थी नाम दिया। और तब से मैं यहाँ रामचंद्र विद्यार्थी, जो प्रजापत समाज के थे लेकिन एक आंदोलनकारी थे, जहाँ हम लोग टाउन हॉल पर बैठते थे। जी, तो उससे प्रेरित होकर के मैं भी अपने नाम के सामने जाति सूचक शब्द लगाना उचित नहीं समझा, विद्यार्थी लगाना शुरू किया और तब से लोग मुझे विद्यार्थी कहने लगे। क्योंकि उस समय 2 धाराएं थीं। एक विचारधाराओं को जाति सूचक शब्द लगाने से सम्मान मिलता था और एक विचारधाराओं को जाति सूचक शब्द लगाने से मात्र से अपमान मिलता था। तो इस दौरान की कड़ी का मैं राजनेता था, इसलिए अपने नाम के सामने जाति सूचक शब्द हटाया और विद्यार्थी लिखने लगा।
सर, हालांकि अभी आपने अपने पूरे राजनीतिक जीवन की चर्चा किया कि आप छात्र संघ की राजनीति किए भी हैं और देखे भी हैं। तो सर, मौजूदा समय में जब उत्तर प्रदेश में छात्र राजनीति बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो क्या इसको लेकर आप कभी संसद भवन में आवाज़ अपनी उठाए हैं? देखिए, कुछ लोग घिसी पिटी व्यवस्था जी। और संविधान के पहले भी एक संविधान देश में हुआ करता था, उससे इस देश को चलाना चाहते, लेकिन उन लोगों ने देखा है कि विगत 40-50 वर्षों में उच्च शिक्षा के एजुकेशन में, बड़ी यूनिवर्सिटियों के एजुकेशन में प्रोफेसर, पीएचडी, इतिहासकार, जी, बड़े बड़े साहित्यकार, जी, इन सब लोगों से में एक अलग सी विचारधारा आई है। बिल्कुल। और वो विचारधारा आई है जिसमें जाति का कोई महत्व नहीं, जिसमें धर्म का कोई महत्व नहीं, वो विज्ञान की तरफ देखने के लिए बात होती रहे। देश में विज्ञानवादी पैदा न हो, पाखंडवादी इसी से परेशान है। ये नहीं चाहते हैं कि विज्ञानवाद जब तय हो जाएगा तो पाखंडवाद खत्म हो जाएगा। इसलिए वर्तमान समय में सबसे पहले विद्यालयों से छात्र राजनीति को खत्म किए गए, उनके संघों को समाप्त किया गया, चुनाव समाप्त किया गया, क्योंकि इनकी मंशा मूल रूप से शिक्षा से देश के जमात को वंचित करना, बिल्कुल शिक्षा महंगी करना इसी का एक कारण है। और शिक्षा महंगी के साथ साथ विद्यालयों को बंद करना। आप ये बताइए, अगर आज छात्र राजनीति रहती, बिल्कुल, और जो करीब 10,500 विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं, अगर छात्र राजनीति जीवित रहती तो एक विद्यालय बंद होता क्या? नहीं बंद होता। तो इन देखिए कितने शातिर लोग हैं कि 15 बरस 20 बरस पहले जो प्लान बनाए कि छात्र राजनीति बंद कर दोगे तो भविष्य में जब हम शिक्षा को तहस नहस करेंगे, महंगी करेंगे, तो कोई विरोध नहीं होगा। बिल्कुल, शिक्षा सवाल पैदा करती है, इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि शिक्षित लोग हो करके और सवाल पैदा करें। बिल्कुल सर, आप तो अभी वर्तमान में सांसद हैं, तो क्या आपने कभी इस दिशा में पहल किया कोई? देखिए, अभी तक इस सवाल पर हम सब लोग बहुत चिंतित हैं। जी, हमारी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी और हम सब लोग भी चिंतित हैं। और जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, एक कलम से पहली कैबिनेट में ये तुगल की फरमान वापस होंगे और हमारे एजेंडे में सर्वोपर युवा शक्ति होगी, हमारे एजेंडे में सर्वोपर युवाओं का रोजगार होगा, हमारे एजेंडे में सर्वोपर युवाओं की शिक्षा होगी। सर, जब आप छात्र राजनीति से बाहर निकले और इस सामाजिक राजनीति में जब आप सम्मिलित हुए, तो यहाँ से आपकी यात्रा कैसे शुरुआत हुई और कहाँ से आपने शुरुआत किया? देखिए, छात्र राजनीति करने के बाद हम तब सोशलिस्ट के संपर्क में आए, क्योंकि सोशलिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा कह लीजिए, इसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसका हब था। बिल्कुल, और समाजवाद की बात को लेकर, डॉक्टर लोहिया की बात को लेकर के और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चाहे किसी भी बिरादरी के पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने समाजवाद के रास्ते को अपनाया और समाजवाद के रास्ते पर एक धारा पैदा की। उसी में हम एजुकेशन सेक्टर में ही, जब हमें अपने अध्ययन काल में थे, तभी ऐसे विचारधाराओं से मेरा संपर्क हुआ और संपर्क होने के बाद फिर मैं उसी विचारधारा में रमता गया और उसका परिणाम हुआ कि हम लोक दल का गठन हुआ। लोक दल में हम सक्रिय राजनीति में थे, फिर युवा लोक दल में हम जिले के उपाध्यक्ष रहे, फिर लोक दल के बाद फिर जनता दल बना। जनता दल में हम 91, 93, 96, 2004 चुनाव एमएलए रुद्रपुर विधानसभा से लड़े। फिर उसके बाद जब जनता दल का विभाजन हो गया तो हम बहुजन समाज पार्टी में गए और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हुए। उसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी से सांसद हुए और फिर 2014 तक 14 में जब बहुजन समाज पार्टी ने मेरी उपयोगिता नहीं समझी तो मैं समाजवादी पार्टी में आया और फिर सांसद हूँ। तो
इस तरह से एक राजनीतिक जीवन जो मेरा रहा वह संघर्षों भरा रहा है, चाहे अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के संघर्षों में, चाहे किसानों के गन्ना मूल्य दिलाने के संघर्षों में, और चाहे रामनरेश कुशवाहा जी के साथ, मोहन सिंह जी के साथ से लेकर के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ भी, रामविलास पासवान जी के साथ, लालू यादव जी के साथ, कुंवर रेवती रमन जी के साथ, ऐसे लोगों के संपर्क में मैं रहा। और इतने बड़े बड़े नेता जॉर्ज फर्नांडीज जी के साथ, ये लोग सब मेरा बाय नेम नाम जानते थे और कहते थे कि बहुत ही होनहार युवक है। और युवा राजनीति मेरा बड़े उच्च कोटि के राजनीतिज्ञों के साथ भी थी, जिसका असर मुझ पर आज तक है। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप इससे पहले बसपा में सम्मिलित थे और बसपा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, और उस दौरान आप 2009 से लेकर 2014 तक आप सलेमपुर लोकसभा के सांसद बसपा से ही रहे हैं। हालांकि सर, बसपा और सपा इन दोनों पार्टियों की अपनी विचारधारा बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है, और आप बसपा से फिर सपा में आए, तो फिर आप अपनी विचारधारा में समन्वय कैसे बैठाते हैं? देखिए, यही तो दुराव समाजवाद की सामाजिक अन्याय के खिलाफ जी समाजवादी पार्टी शार्प विचारधारा से लेकर के और समाजवाद को स्थापित करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर और सामाजिक न्याय से पीड़ित लोगों की बात करके अस्तित्व में आई जी। और अस्तित्व में आने के बाद जो गरीब थे, दलित थे, पिछाड़े गए लोग थे, बहुजन समाज पार्टी के साथ जुटे। माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विचारधारा। लेकिन ज्यों ही बहुजन समाज पार्टी ताकत में आई और उसके बाद तुरंत ही बहुजन समाज पार्टी उन्हीं विचारधाराओं से हाईजैक हो गई जिन विचारधाराओं से लड़कर आई। समाजवादी पार्टी की विचारधारा, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की विचारधारा अलग नहीं है जी। दोनों की पृष्ठभूमि सामाजिक अन्याय से संघर्षों पर हुई है। और आज चाहे वो अम्बेडकरवादी हूँ, चाहे लोहियावादी हूँ, चाहे गांधीवादी, इन सबकी आवश्यकता है कि संविधान पर जो समाप्त करने की चर्चा चल रही है, ये बहुत ही देश के लिए खतरनाक चर्चा है जी। और इन विचारधाराओं को रौंदने के लिए अब गांधीवादी, लोहियावादी और अम्बेडकरवादी सब एक हो चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम संविधान से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये दोनों संविधान की आत्मा, इनको अगर हटा देंगे तो फिर मुल्क नरक बन जाएगा। इसलिए संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द न निकले, इसके लिए बाकी सभी विचारधाराओं को एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए सब लोग साथ एकजुट हो रहे हैं, इसका परिणाम आप देखें। सर, अभी आप कह रहे थे कि बसपा और सपा इन दोनों की विचारधारा एक है और एकजुट हो रहे हैं। हालांकि अभी थोड़े पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी कहती हैं कि सपा को हराने के लिए अगर मुझे भाजपा का समर्थन भी करना पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो सर, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुजन मूवमेंट जी और किसी नेता दोनों में दो बात। बहुजन मूवमेंट ये चाहता है कि संविधान बचे। बिल्कुल। अगर इस बात को चुनौती बहुजन मूवमेंट का नेता भी अगर कोई देता है तो ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सामाजिक न्याय के खिलाफ जिन लोगों ने संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले किसी नेता और किसी विचारक या किसी को भी बहुजन समाज माफ नहीं करेगा। सर, आप तो पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में भी सांसद रहे हैं और वर्तमान में श्री अखिलेश यादव जी आपके नेतृत्व कर रहे हैं। इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यशैली में आप कितना अंतर महसूस कर पाते हैं? देखिए, मोहन जी भी अच्छी नेता थी जी।
लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उनका भी जवाब नहीं था। और अखिलेश जी तो सर्वमान्य नेता, जो उनसे एक बार जुड़ा वो उनका होकर रह जाएगा। आज देश को आगे ले जाने के लिए वैज्ञानिक सोच और विश्व स्तरीय विकास की भावना, अगर ये दोनों भावना हो तो वही आदमी इस प्रदेश को आगे और इस देश को आगे ले चल सकता है जी। और अखिलेश यादव जी में ये दोनों भावना टूट टूट के भरी है। और उनके अंदर जो सबसे बड़ा कसक जो एक नेता के अंदर होना चाहिए, आप देखे होंगे अभी दुनिया में पैसे के अभाव में न पढ़ पाने वाली एक प्रजापत बिटिया को अपना पैसा लगा के पढ़ाया। माने जो भी एजुकेशन सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में देश में नाम करता है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, तो 5वें दिन उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, उसका आर्थिक सहयोग करते हैं। हमारे कार्यालय पर प्रतिदिन सैकड़ों बीमार लोग, सैकड़ों दुखी लोग आते हैं। बिल्कुल। और प्रतिदिन हमारे नेता अखिलेश यादव जी की तरफ से उनको आर्थिक सहयोग किया जाता है। आपको जानकर ताजुब होगा कि प्रदेश सरकार जो प्रदेश में घटनाएं होती हैं, झकझोरने वाली घटनाएं होती हैं, एक लाल पाई नहीं देती, लेकिन हमारे नेता अखिलेश यादव जी हमेशा ले जाते। मैं आपको एक घटना बताऊं। हमारे बस्ती संत कबीर नगर जनपद में 18 परिवार के लोगों का घर दबंगों ने जला दिया। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ मुझे भेजा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने 4 लाख रुपया उन गरीब परिवारों को चेक बनवा करके भेजा जी। तो यह कोई जनता के लिए जीने मरने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, और वह है अखिलेश यादव जी। 27 में मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की जनता को लगेगा कि हमने उत्तर प्रदेश को एक शानदार मुख्यमंत्री के हवाले किया। सर 2014 में जब आप तत्कालीन सांसद थे, आपके तत्कालीन सांसद रहने के बावजूद भी बसपा ने आपका टिकट काट के श्री रविशंकर सिंह पप्पू को दे दिया, क्या था इसका मूल वजह? यही तो मैंने कहा जी। जब मानवर कांसी राम साहब जिंदा थे तो उन्होंने ये कहा कि 50% टिकट हम अपने कार्यकर्ताओं को देंगे और दल चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है तो 50% टिकट हम पैसे वालों को देंगे। 2009 के बाद ये 9 तक चला, लेकिन 14 आते आते ऐसे लोगों ने बहन जी को घेर लिया कि पैसा को ही प्रमुख कर दिया। और चाहे राजभर हो, चौहान हो, निषाद हो, जो भारी मात्रा में बसपा से जुड़े हुए लोग थे, वो सब लोग बसपा छोड़कर चले जी। सर आपको जब टिकट नहीं मिला 2014 में, उसके बावजूद भी 2017 तक बसपा से जुड़ रहे हैं, लेकिन 2017 में फिर ऐसा क्या हुआ कि वो आपको लगा कि नहीं मुझे बसपा को छोड़ के फिर सपा में जाना चाहिए, वहाँ अवसर मुझे मिल सकता है? देखिए, चूँकि हम लोग बसपा को बनाए थे जी, 12 बजे रात तक जहाँ हम लोग मिशन पढ़ाए थे, तो बड़ा दिली लगाव था। मेरा टिकट काट दिया गया सलेमपुर से, तो मुझे बुलाया गया कि चलो बहुत अच्छा किए, आपने चुनाव नहीं लड़ा तो मैं आपको रामपुर कारखाना विधानसभा से मेले के चुनाव की तैयारी करो, मैं वहाँ से चुनाव लड़ा। अभी 2 महीना भी नहीं बीता और 2 महीना टिकट फाइनल करने के बाद 2 महीना बाद मुझसे फिर कहा जाने लगा कि इतना पैसा दे दो। तो मैंने कहा कि मैं तो हमेशा से कार्यकर्ताओं की राजनीति किया हूँ, 10 पैसा पॉकेट में हो तो कार्यकर्ताओं की मदद करता हूँ। पैसे को मैंने महत्व नहीं दिया, मैंने तो गरीबों को न्याय कैसे मिले इस पर दिया। तो मैंने जब पैसा नहीं मिला तो फिर मेरा दिल टूट गया। और उसके बावजूद भी आपको दान को ताजुब होगा,
कि मैंने बसपा नहीं छोड़ी। 2014 में मैं लखनऊ में था, तब तक देवरिया के एक अखबार के साथी हैं पवन कुमार पांडे ने फ़ोन करके बताया कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया। जब मुझे पार्टी से निकाल दिया गया तब मेरी मजबूरी थी। फिर मैंने 2015 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला और उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे साथ, आपका सम्मान रहेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बुलाया और बुला करके राष्ट्रीय महासचिव बनाया, अपने साथ मुझे घुमाया और उन्होंने मेरी कीमत समझी और उसी का परिणाम है कि आज मैं सांसद हूँ। सर 2009 से 2014 तक आपने से कौन से 5 बड़े काम कर दिए थे जिन कामों के आधार पे इस लोकसभा की जनता के मन में आपके प्रति सकारात्मक विश्वास बना था कि वो आज नहीं तो फिर से आपको जिताएगी और आपको लोकसभा में भेजेगी? देखिए, मैं बताता हूँ आपसे जी। जब हम 2009 में सांसद हुए तो बड़े मजरों पर विद्युतीकरण था। पूरे उत्तर प्रदेश के 22 जनपद राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लिए गए। मैं दिल्ली में लड़ गया तत्कालीन बिजली मंत्री शिंदे से और सोनिया जी से। मेरे भाषण भी देखे होंगे आप लोग, पार्लियामेंट में चला था उस समय। और मैंने बाद में अगर कोई 2 जनपद शामिल हुआ तो उसमें देवरिया और बलिया जनपद था, क्योंकि वो विधानसभा वाइज योजना, लोकसभा वाइज योजना में शामिल नहीं हो सकते। 120 करोड़ रुपया बलिया जनपद के लिए और 90 करोड़ रुपया देवरिया जनपद के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में मैंने लाया। पावर ग्रिड के अधिकारियों के साथ, ट्रांसमिशन के अधिकारियों के साथ हल्दीरामपुर में मैंने उद्घाटन किया 2013 में। लेकिन 2014 में मेरा टिकट कट गया, नहीं तो और उसके बाद मैंने अखबारों में छपवाया कि सारे मजरों पर बिजली लगेगी, चाहे वो किसी बिरादरी का मजरा हो, और बिजली लगी। चाहे मेरी सांसद निधि हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़क बननी हो, चाहे पीएमजीएसवाई की सड़कें बननी हो, चाहे डेवलपमेंट के कोई भी काम करने, मैंने अधिकारियों से कहा कि काम अभी तक हमारे सांसद होने के पहले काम अमीर मुहल्लों से शुरू होते थे, अवसर प्राप्त लोगों के घरों की तरफ से सड़क बनना शुरू होती थी। लेकिन मैंने अधिकारियों को निर्देश किया कि काम अब गरीबों के मोहल्ले से शुरू होंगे। जी। और गरीबों के मोहल्ले से पहली बार काम शुरू हुआ। जब हम 2009 में सांसद थे तो 70% गाँव में, 35% गाँव में प्राइमरी स्कूल हमारे संसदीय क्षेत्र में नहीं था। मैंने लखनऊ से लड़ करके और 100% बमुश्किल प्राइमरी स्कूल लाया, सैकड़ों, और 5 विधानसभा में 250 प्राइमरी स्कूल जहां आवश्यकता थी ला करके बनवाया। पता करिएगा वो जितने प्राइमरी स्कूल 2009 से 14 के बीच में बने। और ये भी कहता हूँ 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सरकार में, एक भी प्राइमरी स्कूल पूरे प्रदेश में नहीं खोला। देवरिया जनपद में नहीं खोला, बलिया जनपद में नहीं खोला, एक भी प्राइमरी स्कूल, हाँ बंद जरूर किया, खोला नहीं लेकिन बंद जरूर किया। तो मेरा प्रयास रहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, मेरा प्रयास रहा सड़क के क्षेत्र में, मेरा प्रयास रहा बिजली के क्षेत्र में, मेरा प्रयास रहा कि चाहे थाना हो चाहे तहसील हो, गरीबों को न्याय मिले। कैंप लगवा करके मैंने गरीबों का पट्टा बंटवाने का काम किया। उसके बाद से सलेमपुर का ओवर ब्रिज और देवरिया का ओवर ब्रिज एक साथ स्वीकृति मिली और 3 बरस के अंदर मैंने सलेमपुर का ओवर ब्रिज बनवा दिया और देवरिया का ओवर ब्रिज 13 बरस बाद। अरे ये होता है कागजों में पैरवी का। हमारे संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले भटनी से बनकटा, भटनी से
बेलथरा और बलिया से रेवती जो रेलवे स्टेशन है, उस समय मैंने 15 गेटों पर वो क्या कहते हैं, रेलवे ट्रैकों पर गेट बनवाया आवागमन के लिए, जहाँ लोग कट जाते थे। उस समय मैंने जहाँ जहाँ सबसे अधिक वोट, जिस बूथ पर मुझे सबसे अधिक वोट मिला था, ऐसे हर विधानसभा, पांचों विधानसभा में 5-5 गैस एजेंसी और 5-5 पेट्रोल पंप, अच्छा, हाँ, मैंने स्वीकृत कराया, स्वीकृत कराया। और वहाँ पर आज हमारे गैस एजेंसियाँ खुली। महुजा जैसे गांव में, मैंने ऐसे ऐसे गांव में गैस एजेंसी लाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो इस तरह से मैंने हमेशा क्षेत्र के विकास के, चहुओर विकास का ध्यान दिया। सर, आप तो सलेमपुर के 2 बार सांसद रहे हैं, पूरे सलेमपुर लोकसभा को घूमते रहते हैं, आपके पास सलेमपुर की अच्छी जानकारी भी है। तो सर, सलेमपुर की ऐसी कौन सी विशेषता है जो सलेमपुर के हर जनता को जानना चाहिए और जनता के साथ साथ पूरे देश के लोगों को जानना चाहिए? देखिए, जनपद देवरिया और जनपद बलिया दोनों बहुत ही समाजवादियों का गढ़ है। और जो विकास अखिलेश यादव जी के शासन में इन दोनों जनपदों का वो आज तक कोई नहीं करा। चाहे वो मोहन सेतु हो, चाहे हमारे संसदीय क्षेत्र में पूर जैसे गांव में बहुत बड़ा स्टेडियम, लखनऊ जैसा स्टेडियम, नदियों पर पुल, सड़कों के मामले में मुझे याद है कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक बार कहा कि सलेमपुर को जिला घोषित कर दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री से मुझसे कहा कि कितनी दूरी है, तो हमने बताया, तो उन्होंने कहा उसको 4 लेन बना देता हूँ ताकि दूरी ही कम हो जाएगी। तो गोरखपुर से सलेमपुर तक का सड़क दिया उन्होंने, मोहन सेतु दिया उन्होंने। हाँ, आज वर्तमान की स्थिति है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये दोनों जनपदों की प्रदेश में रैंकिंग गिरती जा रही है। और मेरी कोशिश है कि कैसे इन दोनों जनपदों की रैंकिंग में स्थान मिल जाए। अभी तो 98 जनपद, 98 और 59 के स्थान पर रैंकिंग में है। तो कैसे इस जनपदों की रैंकिंग बढ़े, इस पर हमारा प्रयास है। सर, आपके सलेमपुर लोकसभा में भातरानी विधानसभा भी आता है, यहाँ एक बनता रेलवे स्टेशन है, और बलिया जिले के रेवती में एक रेलवे स्टेशन है। इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को रुकवाने के लिए जब आंदोलन चल रहा था, तो आप भी उस आंदोलन में सम्मिलित होते हैं और वहाँ के आंदोलन करने वाले लोगों से यह विश्वास जताते हैं कि अगर मैं सांसद बन जाता हूँ तो मैं इस ट्रेनों को रुकवाने का काम करूँगा। हालांकि सर, आप दोबारा भी सांसद बन गए, लेकिन ट्रेनें अभी तक नहीं रुकी, और जनता पूछ रही थी कि एक बार सांसद महोदय से पूछिएगा कि ट्रेनें आखिर कब तक रुकेंगी। आपको बता दूं, यह खबर जब चलाइएगा जी, तो पार्लियामेंट में बनकटा रेलवे स्टेशन को लेकर जो मैंने भाषण किया है जी, वो खबर जरूर चला। बिल्कुल। मैंने पार्लियामेंट में जिस तरह से रेल के बड़े और छोटे दोनों मंत्रियों को जिस भाषा में, जिस दबाव में मैंने बनकटा रेलवे स्टेशन और रेवती रेलवे स्टेशन के लिए भाषण किया, राजनीति में कोई उतना भाषण नहीं कर सकता। मैं जीएम रेलवे से मिला, रेल मंत्री से 3 बार मिला, उसमें हमें आधी सफलता मिली कि रेवती रेलवे स्टेशन तो हमारा बहाल हो गया। लेकिन बनकटा रेलवे स्टेशन का जो पत्र मुझको आया, उसमें जो टेक्निकल विभाग रेलवे का है और वाणिज्य विभाग जो रेलवे का है, दोनों ने आपत्ति लगा दी है कि इन कारणों से वो मौर्या ट्रेन को और झांसी ट्रेन को वहाँ हम नहीं रोक सकते। उसका भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ। अब पार्लियामेंट चल रही है, अब तो उनका जवाब आ गया कि हम बनकटा, इन कारणों से हम बनकटा पर मौर्या ट्रेन को नहीं रोक सकते। लेकिन जो लोग मुझ पर सवाल उठा रहे होंगे, उनसे जरूर मेरी ओर से पूछिएगा बिल्कुल बिल्कुल कि मैंने जो पार्लियामेंट में बनकटा के लिए किया, मैंने बनारस में रेलवे की मीटिंग में बनकटा रेलवे स्टेशन के मामले को जितनी मजबूती से उठाया, मैं गोरखपुर में जीएम ऑफिस में उस मामले को जितना मजबूती से उठाया, कोई उठाया था क्या?
और ये बेरहम सरकार है। जिस दिन इंडिया की सरकार बनेगी उसी दिन बनकटा रेलवे स्टेशन का सबसे पहला काम कराऊंगा और सारी ट्रेन को बनकटा रेलवे स्टेशन पर रुकवा के छोड़। ये बेरहम सरकार है, ये बेइज्जत हो सकती है लेकिन लोगों का काम नहीं कर सकती है। जिस तरह से मैंने पार्लियामेंट में अपनी पगड़ी तक रख दिया रेल मंत्री को, जो किसान के बेटे की पगड़ी की भी मान नहीं रख सकती, वो सरकार जनता की नहीं है। मैं आपके माध्यम से बनकटा इलाके के लोगों को अपील करना चाहता हूँ, ये बेरहम सरकार है, आपके दर्द को नहीं सुनना चाहती है, इसे उखाड़ फेंकिए। सर, अमृत रेलवे स्टेशन के तहत कई सारे रेलवे स्टेशनों को विकसित बनाने का काम चल रहा है, तो क्या इस योजना के तहत भातपरानी रेलवे स्टेशन को सम्मिलित कराने कोई प्रयास करेंगे? देखिए, अभी हमारे संसदीय क्षेत्र का जब अमृत योजना में स्टेशन रेलवे स्टेशन दिए जा रहे थे तो उस समय मैं सांसद नहीं था। उस समय केवल हमारे संसदीय क्षेत्र का बेलथरा रेलवे स्टेशन ही अमृत भारत योजना में चयनित हुआ। लेकिन मेरी कोशिश है कि भाटपार और भटनी ये दोनों रेलवे स्टेशन अमृत योजना में चयनित हों। बिल्कुल। सलेमपुर चयनित हो, इसके प्रयास में मैं। सर, आपने पिछले संसद सत्र में आर्मी कैंटीन की मांग की थी, सर क्या आपके इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? यह मैं बधाई देता हूं आपके माध्यम से कुशीनगर और देवरिया जनपद के सैनिकों। वह उन लोगों ने मुझे मामला संज्ञान में लाया। ये मामला भी मैंने पार्लियामेंट में उठाया और मैं तो देवरिया का मामला उठा रहा था, लेकिन मैंने कहा कि कुशीनगर भी हम ऐसे कट के बना है, उसको भी ला दिया। दोनों जनपदों में कैंटीन स्वीकृत हो गया है। इस बात की यह पत्र जब मुझे मिला और मैंने अधिकारियों अपने पूर्व सैनिक साथियों को भेजा तो उन लोगों ने यहाँ कर फूल मालाओं से मेरा स्वागत किया। हाँ, कुछ अधिकारी निर्माण कार्यों का बहाना बनाकर अभी खोले नहीं हैं, उस पर भी मेरी नज़र है। बहुत जल्दी ही जब स्वीकृत हो गया है तो उनको खोलना ही पड़ेगा। और सर, अभी 2 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर आपका एक पोस्ट देखा कि आप देवरिया बस स्टैंड में जो भी अनियमितताएं हैं, जो भी असुविधाएं हैं, उसको लेके आप वहां के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ उनके प्रति अपनी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सर, आपके संसदीय क्षेत्र सलेमपुर में अभी ऐसा कोई बस स्टैंड बना ही नहीं। आप जो देवरिया के अधिकारियों के प्रति अपनी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, सर ऐसी गुस्सा आप यहाँ सलेमपुर रेलवे यहाँ बस स्टैंड बनाने के लिए कैसे प्रयास करेंगे आप? देवरिया रेलवे स्टेशन पर हमारे सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का आना जाना काफ़ी होता है। अगर 28 लाख रुपया की आय विनर सेक्शन में देवरिया बस स्टेशन की होती है तो मेरा दावा है कि 14 से 15 लाख रुपया हमारे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर और भाटपार के लोगों का होता है। बिल्कुल। पुराना बस स्टेशन था, अभी चल रहा था जी। नया बस स्टेशन बना लेते तो पुराने वाले को ढाते। पुराने को ढा दिया, 3 बरस हो गया, कोई माँ बाप नहीं। सेकेंड फेज में अभी बस स्टेशन का मामला बजट के लिए कैबिनेट में जाना है। सेकेंड फेज उसके पहले ही इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गिरा दिया। सलेमपुर रेलवे स्टेशन की जमीन मिल गई, वहां बनना है। तो जब बड़े मियाँ की ये हाल है तो छोटे मियाँ की क्या हाल होगी? जब देवरिया की ये हाल है तो सलेमपुर की क्या हाल होगी जी। लेकिन मेरा प्रयास है जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन मामला बदला हुआ नजर आएगा। और सर, आपको दोबारा सांसद बने 1 साल पूरे हो गए, 1 साल से अधिक ही हो गए, तो इन 1 सालों में आपने कौन कौन से बड़े कार्य अपने संसदीय क्षेत्र में किया है? सबसे बड़ा जम हमारे संसदीय क्षेत्र का काम है। जो हमारी 500 की बसावटें हैं, PMGSY योजना में क्षेत्र की 317 सड़कों PMGSY 4 के अंतर्गत मैंने DPA उसको चयनित कर फीडिंग करा दिया। वो चयनित होने में लगे हैं। 5 विधानसभा में अपने हमने करीब 350 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़वा दी है।
जिनका टेंडर की प्रक्रिया में हो जाएगा। जब सलेमपुर का एक्सीजन अलग है तो बिजली का वर्कशॉप भी अलग कर दो। वर्कशॉप अलग हो जाएगा तो वहाँ ट्रांसफार्मर जल्दी बदले जाएंगे, जल्दी बनेंगे जी। तो क्षेत्र के विकास के लिए मैं लगा हूँ और बहुत जल्दी आपको लगेगा कि जिस तरह से मेरा पिछली सांसदीय कार्य में लोग नाम ले रहे थे, पता करिएगा मैंने डाल चुका है। अभी तक मैंने करोड़ों रुपया बीमारी अनुदान दिया किसी भी जात बिरादरी के लोगों को, ये भी एक रिकॉर्ड है। सलेमपुर की लोकसभा गूंगी हो गई थी 10 बरस से भारत के सदन में, लेकिन आप सर्च करिएगा लोकसभा के सांसदों की कार्रवाई में जी। तो पहले सदन में मैंने जितना बोल लिया उतना लोग 10 वर्षों में नहीं बोल पाए। बिल्कुल। चाहे वो रसोईया का सवाल हो, शिक्षा मित्र का सवाल हो, आज सहारा में जो पैसा पा रहे हैं मेरा नाम ले रहे हैं। सहारा का जो करोड़ों रुपए का पैसा बचा था सदन में मैंने जीने नहीं दिया भारत सरकार को, तो सहारा का जो पैसा है। तो जो मेरे सवाल हैं मैं दिन रात जनता के नींद सोता हूँ, उसी के नींद जागता हूँ। सर अभी आप जो सड़कें बनवाने की बात कर रहे थे, इससे पूर्व में पूर्व सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी के पास जब बैठा हुआ था, उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आज जो सड़कें आपको बनती हुई दिख रही पूरे लोकसभा में, इन सड़कों को पास मैंने कराया था अपने कार्यकाल के दौरान। सर इस पर क्या कहेंगे आप? 10 बरस में पास हुई, क्या हो सर हमारे सांसद होते ही पास हो गई। आपकी सरकार थी, 10 बरस से आप सांसद थे और आप लोग सांसद से जमुआ से मगारा, मगारा से करुणा मार्ग, पैसा भी आया, पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, सड़क आज तक नहीं बनी है जी। क्यों नहीं बनवा दे रहे? उसको ब्लैक लिस्टेड किसने कराया? मैंने कराया ठेकेदार को। आज जब एक ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कराया तो सारे ठेकेदार लाइनअप हो गए, सब काम शुरू कर दिए। और देखिएगा जो लोग कहते हैं कि मैंने लाया, मैंने स्वीकृत कराया, तो हम भी स्वीकृत कराए थे, वो लोग उद्घाटन किए थे। पता करिएगा कितनी योजना मैं लाया था। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना मैं लाया, ये उद्घाटन ये लोग कर रहे थे, तब अच्छा लग रहा था 2014 में। और आज जो स्वीकृतियां थी, जब मैंने काम शुरू कराया, काम जब होने लगा, उनके गांव की सड़क भी मैं बनवाया सांसद होने के बाद। उनके गांव, उनकी टंकी जो लोकसभा में उनको जाना पड़ा था उसको मैं चलवा दिया। पता करिएगा कि टंकी भी मैंने चलवा दिया। अच्छा जी। उनके पानी की टंकी को मैंने चलवा दिया। तो राजनीति मैंने उनके पिता से सीखा है, उनसे राजनीति सीखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, उनको हमसे सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अभी देवरिया में जो देवराहा बाबा अम्बेडकर कॉलेज बना हुआ है, ये तो सलेमपुर में बनने के लिए पास हुआ था। हालांकि जब मैंने पूर्व सांसद से बात पूछा कि सलेमपुर में बनने वाला अम्बेडकर कॉलेज देवरिया में जाके क्यों बना, तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ ज़मीनें नहीं मिल पाई। सर इस पर क्या कहेंगे आप? कुछ लाने की लोगों की कोई योजना, एक योजना वो बता दें कि जो लाए हूँ, और मैं तो योजना लाया हूँ जी। जो ट्रांसफार्मर और केबुलेशन हो रहा है, BSS प्लान किसने लाया? ये DB प्लान किसने लाया? योजना लाएंगे नहीं, खाली दिन भर बैठे रहेंगे तो इस क्षेत्र का विकास होगा? कोई विकास नहीं होगा। अब इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि रमाशंकर विद्यार्थी से लड़ना है। अभी तक तो लोग मजाक समझ रहे थे, अब सोचना पड़ेगा। सर इस अपने संसदीय क्षेत्र के युवाओं को लेकर क्या आपकी योजना है? मैं चाहता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र के नौजवान पढ़कर अपनी बात बनाएं और गुण सीखकर अपनी बात बनाएं, व्यवसाय करके अपनी बात जी। दूसरा कोई रास्ता नहीं। आज भी हमारे संसदीय क्षेत्र के शिक्षा का स्तर 100% नहीं हुआ, ये मेरी चिंता है। आज भी हमारे देश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमारे नेता ने तो कहा है अखिलेश यादव जी ने कि जिस दिन मेरी सरकार बनी उसी दिन हम सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियों को बंद करेंगे, संविदा की नौकरियां बंद करेंगे, सरकारी नौकरी देंगे। अग्निवीर योजना इन्होंने बंद की, उसी से पता चल गया कि ये नौजवानों के दुश्मन है। सर बस थोड़ा समय और मैं लूँगा, मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा समय कीमती है जी।
सर ये अभी आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति का पहचान समाज में जाता है, आपके सोशल मीडिया पे कई बार देखे जाते हैं कि आपके पोस्ट में जो शब्द लिखे जाते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं, तो सर आखिर ऐसा क्यों होता है? अब हमारे बहुत मित्र हैं जिनके पास मेरी आईडी है जी, और वो जो मन करता है डांटते रहते हैं, फिर उसको दुरुस्त करते रहते हैं। मुझको तो चलता, मुझे पास तो टाइम ही नहीं है जी। कि मैं सोशल मीडिया चलाऊं। और लेकिन अब विचार कर रहा हूं कि एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म अपने भी तैयार करूं। हमारा सोशल मीडिया तो हमारे सब मित्र चलाते हैं। जी सर, इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आप जनता को कोई संदेश देना चाहें? मैं पूर्वांचल वासियों से और विशेष करके नमस्कार पूर्वांचल चैनल को भी धन्यवाद देता हूं। जी, बहुत पिछड़ा है पूर्वांचल। पूर्वांचल की रोज लोग धर्म जात की चर्चा बंद करें। कैसे पूर्वांचल का नौजवान, पूर्वांचल का किसान, पूर्वांचल का व्यापारी आगे बढ़े, क्योंकि धर्म जात हिंदू मुसलमान की बात करने वालों ने पूर्वांचल से सारे उद्योग धंधे समाप्त कर दिया। सारे उद्योग धंधों पर ताला लगा दिया। किसान हैं, सारे लोग परेशान। इसलिए मैं पूर्वांचल वासियों से अपील करूंगा कि आओ, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों पर अत्याचार, व्यापारियों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो और एकजुट हो। नौजवानों से अपील करूंगा कि विद्यार्थी पर कृपा बनाए रखें। बिल्कुल। गुण सीखकर